चलिए कंटिन्यू करते हैं हॉर्स को। हॉर्स मतलब विविध प्रश्नावली को। ठीक है। चलिए क्या है आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे बना नहीं है, तो आप बता दीजिए। चलिए मैं इसको पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो कोई आपका एक डिटर्मिनेंट और मुझे प्रूव करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो एक्स से स्वतंत्र है। कहने का मतलब है इस पूरे डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में एक्स नहीं आना चाहिए। इस पूरे डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में एक्स नहीं आना चाहिए। तो जब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पहले तो इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए। थोड़ा सा जगह मुझे लगता है कम पड़ जाएगी इस क्वेश्चन में, फिर भी तोड़िएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस का साइन एक्स साइन बाई। ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला माइनस का साइन एक्स कॉस बाई, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, और माइनस का कॉस एक्स और साइन बाई। इतना तो आपको पता ही होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ा, साइन ए प्लस बी का तोड़ा, यहाँ माइनस का प्रोडक्ट किया। यहाँ पे कितना है, कॉस बाई। चलिए यहाँ पे कितना है, साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे साइन बाई। यहाँ पे कितना है, माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे कितना, कॉस बाई। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और प्रॉपर्टी मैंने क्या अप्लाई की यहाँ पे, थोड़ा समय ना गौर से। मैंने क्या किया, R1 को चेंज किया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R1 प्लस साइन बाई R2 प्लस कॉस बाई R3। ठीक है। मैंने क्या किया, R2 में साइन बाई का गुणा किया, R3 में कॉस बाई का गुणा किया, और तीनों रो को क्या किया, ऐड कर दिया। तो इसका पहला एलिमेंट कितना है, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। ये रो है ना, पहला एलिमेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट करना है साइन बाई का, तो प्लस साइन एक्स साइन बाई, क्योंकि साइन एक्स पहले से और साइन बाई का मैंने प्रोडक्ट किया। यहाँ पे प्रोडक्ट करना है कॉस बाई का, तो कॉस एक्स पहले से और कॉस बाई हो जाएगा। ये सब आपका कैंसिल होके यहाँ पे कितना बन जाएगा, जीरो। ऐसे ही सेम यहाँ पे प्रोडक्ट किसका करोगे, साइन बाई का, यहाँ पे कॉस बाई का। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ भी आपका जीरो आएगा। थोड़ा यहाँ पे समझो, यहाँ पे कितना है, कॉस बाई। यहाँ पे प्रोडक्ट किसका करोगे, साइन बाई। साइन बाई पहले से ही तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई, और यहाँ पे कॉस बाई का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई। ये आपका कितना हो गया, वन हो गया, वन प्लस का कॉस, यहाँ पे शायद कॉस टू बाई है, हाँ कितना है, कॉस टू बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू बाई। ठीक है। तो ये हो गया वन प्लस का कॉस टू बाई। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, पहले वाले रो को चेंज कर दिया। और बस इतना याद रखना, चेंज जो मैंने किया है, तो इस बार एक बार आप लोग भी पेन कॉपी लेके रखे बैठे, तो आप भी चेंज करके देख लिया करें, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे कितना है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन बाई, यहाँ पे कॉस बाई। चलिए अब इसका एक्सपेंशन करें। क्या करें, एक्सपेंशन, वो भी किससे, R1 से। तो R1 से जब एक्सपेंशन करेंगे, ये दोनों जीरो है तो जीरो ही रहेगा, केवल इसको बाहर रखना है, वन प्लस कॉस टू बाई को। सामने का रो और कॉलम छपा दो, यहाँ क्रॉस साइन एक्स का साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे छुपा जाने पर माइनस, और माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको पता है कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फाइनली वन प्लस का कॉस टू बाई बचेगा। यही आपको प्रूव करना था कि इसे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो एक्स से स्वतंत्र होगी। क्या इस पूरे डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन में एक्स आया, नहीं आया। यही उनके कहने का मतलब है कि इस डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स से स्वतंत्र होगा, मतलब उसमें एक्स नहीं आएगा। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्लास आपका 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन वाले पोर्शन का पार्ट है। ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ से एन सी वन का मान निकालूंगा, तो एन सी वन आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन
वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको कम करके छोटे वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो एन को कम करेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा, और नीचे भी एन माइनस वन है। ठीक है, और वन फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन होती है, ये आपका कैंसिल होकर टोटल कितना आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा। इसी प्रकार एन सी टू को सॉल्व करेंगे तो एन सी टू का हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू का। ऊपर वाले को कम करो, फैक्टोरियल एक एक करके कम होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया और ये वाला हो गया। इसके बाद चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। इसको वन लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना आया आपका, एन आया। कितना आया, एन आया, और एन सी टू का कितना आया, एन एन माइनस वन। कितना आया, एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, एन एन माइनस वन अपॉन कितना आपका टू फैक्टोरियल। चलिए अब यहाँ पे कितना है, वन है। इसको सॉल्व करेंगे एन प्लस टू सी वन को, तो एन प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन, एक सेकंड साइड मेरे ख्याल से लाइक, सॉरी वो उसका साउंड खुला रह गया था तो दिक्कत हो सकती थी आगे। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल और एन प्लस टू माइनस वन फैक्टोरियल, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ऊपर वाले को तोड़ोगे एन प्लस टू और फैक्टोरियल एक कम करोगे तो एन प्लस वन। ठीक है, और नीचे कितना है, वन फैक्टोरियल वैल्यू वन हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनली एन प्लस टू आएगा। ठीक है, एन प्लस टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वन, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये एन प्लस फोर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, एन प्लस टू आया। चलिए इसको सॉल्व करो, तो एन प्लस टू सी टू क्या हो जाएगा, एन प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल एन प्लस टू माइनस टू का फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हर जगह। बड़े वाले को तोड़ते हैं एक एक कम करके, एन प्लस टू एक कम करोगे एन प्लस वन, एक कम किया एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू से टू कैंसिल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल। तो फाइनली कितना रहा आपका, एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस फोर इंटू एन प्लस थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए, तो मैंने हर जगह एनसीआर वाला फॉर्मूला तोड़ा। हाँ, थोड़ा सा टफ लग सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जिन्होंने 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन गारंटी से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखा जाए तो पहले वाले रो में ज्यादा ज्यादा जीरो बन गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री माइनस सी वन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। एक काम और करिएगा, अपॉन से टू फैक्टोरियल, अगर मैं टू फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगा तो टू इंटू वन मतलब टू आएगा। तो इसका मतलब इसको भी मैं टू बोल सकता हूँ, इसको भी टू बोल सकता हूँ, और इसको भी टू बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम और करिएगा, पहले एक काम कर लीजिए, यहाँ से वन बाई टू कॉमन ले लीजिए नीचे, तो यहाँ बचा वन, यहाँ बचा एन, यहाँ पे क्या बचा आपका, एन एन माइनस वन। यहाँ पे कितना है, वन, यहाँ पे एन प्लस टू, यहाँ पे एन प्लस टू एन प्लस वन, यहाँ पे कितना है, वन, यहाँ पे एन प्लस फोर, यहाँ पे एन प्लस फोर और एन प्लस थ्री। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी, वन बाई टू आपका बाहर लगा है, प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने क्या, सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री माइनस सी वन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो जीरो बन जाएंगे आपके, और जहां पर जीरो ज्यादा बनेंगे उसी से आपको क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। इस क्वेश्चन का जो खेल था वो यहाँ तक था, इसके बाद इस क्वेश्चन में केवल केवल कैलकुलेशन का खेल है। तो आई होप इतना आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसी सॉरी लीजिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बोले 13 से 14 कहाँ गया, 15 आ गया। अरे भाई 14 मैंने स्किप करा दिया,
स्किप क्यों कराया, वो केवल इसलिए कराया क्योंकि मैं अभी विविध में दोनों पोर्शन के क्वेश्चन है। एक आपका डिटरमिनेंट वाला भी पोर्शन है इसमें, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन द सेंस यहाँ पे एडजॉइंट की बात आ रही है, या यहाँ पे इनवर्स की बात आती है, या यहाँ पे कोफैक्टर की बात आती है। तो मैट्रिक्स का वो वाला पोर्शन भी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैं पहले इस पूरी एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली है उससे पहले मैं क्या करूंगा कि डिटरमिनेंट वाला पोर्शन पूरा एक बार में खत्म करवाऊंगा। इसके बाद जो बीच बीच में आपके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन मैं एक साथ पूरे कराऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं 13 के बाद 15 पर ही गया हूँ। बस मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स वाला इनवर्स वाला क्वेश्चन था मैंने उसको अभी स्किप करा दिया है। तो मतलब क्या है कि पहले मैं डिटरमिनेंट को पूरा करूंगा और फिर मैं मैट्रिक्स वाले को पूरा करूंगा। चलिए देखते हैं आप। इसमें तो बहुत आसानी से दो जीरो बन जाएंगे। कैसे? R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस का ए, यहाँ पे 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2a। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2a, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर प्लस का 2a, यहाँ पे 2a प्लस 1 और यहाँ पे 1। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन और सिंपल हो सकती है। कैसे? जैसे ये 1 माइनस ए स्क्वायर है तो इसको क्या 1 माइनस ए और 1 प्लस ए बोल सकते हो? बिल्कुल, नो डाउट। चलिए ऐसे जी आपका 2 माइनस का 2 है, यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 माइनस ए बोल सकते हो। और जे वाले पोर्शन में यदि मैं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, इसमें एक छोटा सा काम क्या करने वाला हूँ मैं, इसके फैक्टर करूंगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3a, और यहाँ पे क्या करूंगा प्लस का ए प्लस का 3। इन दोनों से माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या ले लिया माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचा आपका ए प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो ए प्लस 3। तो इसको जब सॉल्व किया मैंने तो एक ब्रैकेट में ए प्लस 3 रहा और एक ब्रैकेट में माइनस ए प्लस 1 या 1 माइनस ए। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो जी आ गया, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर प्लस का 2a, इसको लिखा 1 माइनस ए 1 प्लस ए, और इसको क्या लिखा ए प्लस 3 और 1 माइनस ए, यहाँ पे 2a प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस ए, 2 कॉमन लेने पर 1 माइनस ए, यहाँ पे 1 0 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, और मैंने जो जो कैलकुलेशन की है वो मैंने यहाँ पे समझा रखी है आपको कि मैंने कैलकुलेशन में क्या क्या किया है, ठीक है। अच्छा, इस कैलकुलेशन करने का फायदा क्या है वो भी मिल जाएगा आपको, देखते हैं क्या फायदा है। देखो यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस ए कॉमन आया, और यहाँ से भी देखा जाए तो 1 माइनस ए कॉमन आया। कहो सर यहाँ तो कॉमन था ही नहीं, तो जीरो से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, जीरो से कॉमन लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस ए बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा। यहाँ भी 1 माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे ए प्लस 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस का 2a, यहाँ पे 2a प्लस 1 और यहाँ पे 1। अब मैं क्या करूंगा C3 से एक्सपेंशन करूंगा, C3 से मैं क्या करूंगा एक्सपेंशन करूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस ए और 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैंने 1 को रखा, 1 के सामने का रो और कॉलम छुपा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2a, सॉरी 2 प्लस का 2a, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस ए और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना ए माइनस 1। चलिए 1 माइनस ए के होल स्क्वायर को ए माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बोला जा सकता है, और ए माइनस 1, तो जो हो गया ए माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब डिटरमिनेंट में इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से आपको एक्सपेंशन करना है, कब एक्सपेंशन करना है, कहाँ जीरो बनने हैं। जैसे यहाँ देख रहा था कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ जीरो बन रहा था तो जीरो बना दिया अपन ने, और कॉमन कहाँ से आता है, कॉमन कब लिया जाता है, ये अभी तक आइडिया लग गया होगा। अगर आपने डिटरमिनेंट के सारे लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ तक का आइडिया आपको लग चुका होगा।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक का आइडिया आपका लग चुका है। ठीक है, कभी कभार वीडियो हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो आप इसको रिपीट करके देख लिया करो, मतलब कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है फास्ट हो जाता है, क्योंकि काफी लंबा हो गया है, 17 लेक्चर इसके हो चुके हैं। मतलब अगर आधे घंटे का भी मान लिया जाए तो 8.5 घंटे का टॉपिक तो हो ही गया है, और अभी आज का भी इंक्लूड होगा, लगभग 4 लेक्चर 5 लेक्चर भी और लग जाएंगे, तो लगभग 11-12 घंटे का आपका टॉपिक रहेगा ये आपका। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो पूरा डिटरमेंट आपका तैयार हो सकता है। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए इसका। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, C1 को चेंज किया, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे कितना है A, यहाँ पे B प्लस सी प्लस का 2A, A B B C प्लस A प्लस का 2B, ये आपका कॉमन आ गया 2A प्लस B प्लस सी। तो यहाँ पे कितना रहा 1 1 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B प्लस सी प्लस का 2A, और यहाँ पे कितना है A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C प्लस A प्लस का 2B। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने पहले कॉलम में क्या किया, तीनों कॉलम को ऐड किया, ऐड करने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने प्रॉपर्टी लगा दी जीरो पैदा करने वाली। कैसे जीरो पैदा करेंगे, मैंने क्या किया, R2 को चेंज किया R2 माइनस R1, एंड R3 को चेंज किया R3 माइनस R1। चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 1 से बन गया 0, सब्ट्रैक्ट किया तो A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 A और B। ठीक है, अब यहाँ पे तो बड़ा डायरेक्ट वाला तरीका अप्लाई करने वाले हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट कैसे हैं, 0 है। तो मैं आपको, वैसे तो आप लोग इसका एक्सटेंशन करेंगे किससे, C1 से, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी आपको बता चुका हूँ, जो बाहर लगा है इसको बाहर लगा लेने दो, 2A प्लस बी प्लस सी, और डायगोनल के नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल में आपस में प्रोडक्ट, इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करोगे तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यही आपको प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, पहले वाले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड किया, पहला वाला कॉलम कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने R2 से R1 R3 से R1 को फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ से निकल के प्रूफ होके आ गया 2A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आई होप क्लियर होगा। 16 क्वेश्चन आप लोग करोगे डू इट सेल्फ, आप लोग इसको खुद ही करेंगे। क्यों करेंगे इसको, क्योंकि इसमें केवल केवल आपको एक्सपेंशन करना है, किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, सीधा एक्सपेंशन करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। बस याद करना है वो त्रिभुज एबीसी की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब भी ट्रायंगल वाली बात आती है तो तीनों कोणों का जो योगफल होता है उसको 180 180 के बराबर करेंगे। चलिए चलिए, एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं, जिसकी भुजा आपकी स्मॉल a है, उसके लिए मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। अच्छा वैसे अगर देखा जाए, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा आपके पास है, तो आपको पता है अगर भुजा आपके पास है तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, समबाहु, सॉरी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कब, जब भुजा आपके पास हो। अच्छा मैंने डिटर्मिनेंट में आपको एक तीसरी एक्सरसाइज जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने उसमें बताया था कि अगर तीनों शीर्ष आपके पास है, तीनों वर्टेक्स आपके पास है, तब भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, और तीनों वर्टेक्स अगर आपके पास है तब मैंने एरिया का फॉर्मूला बताया था 1/2 इन मॉड, सॉरी मॉड यानी डिटर्मिनेंट x1 y1 z1, यहाँ पे नहीं सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1,
तो ये एरिया का फॉर्मूला मैंने तब बताया था जब आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हो, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपके पास भुजा हो। तो देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास वर्टेक्स भी है और भुजा भी है। जब वर्टेक्स है तो मैंने वर्टेक्स के हिसाब से एरिया निकाल दिया, और मैंने क्या है और भुजा है तो भुजा के हिसाब से भी एरिया निकाल दिया। तो मैंने दोनों कंडीशन में एरिया निकाल दिया, जब भुजा पता हो तब भी एरिया निकाल दिया, और जब आपके पास वर्टेक्स हो तब भी मैंने एरिया निकाल दिया। अच्छा ये मानो कि जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसके वर्टेक्स मान लीजिए ट्रायंगल है, तो आप चाहे ये मान लो ये तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। मान लो भुजा की माप आपके पास है, तब आप एरिया निकाल सकते हैं। तीनों वर्टेक्स आपके पास है, तब भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जो एरिया है वो अलग अलग तो आएगा नहीं, एरिया क्या आएगा, समान आएगा। आप कैसे भी निकालेंगे एरिया कैसा होगा, समान होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि आपके पास वर्टेक्स भी है भुजा भी है, दोनों कंडीशन में आप लोग एरिया निकाल सकते हो, दोनों कंडीशन में एरिया आपके बराबर होगी। अब जब ये दोनों एरिया आपके बराबर होंगे तो इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा, जब इक्वल करूंगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और बराबर में कितना है, √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा। पहले तो एक काम करो, ये 2 कैंसिल करूंगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब मैं दोनों साइड का जब स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और यहाँ पे स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। बताइए क्या कठिन है इस सवाल में, क्या कठिनाई है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो हमें लगता है 17 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने आपका स्किप करवाया है। 18 में क्या है, उसका एक्सपेंशन करके उसको जीरो के बराबर कर देना है। उसमें थीटा अननोन है, थीटा की वैल्यू निकल आएगी, एक मतलब टेक्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज हो जाएगा। और फिर भी जितने क्वेश्चन मैंने स्किप करवाए हैं उसमें एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन छोड़ के, जिसके लिए मैंने बोला है कि मैं मैट्रिक्स के साथ करवाऊंगा, शायद क्वेश्चन नंबर आपका है 14, उसको छोड़ के बाकी जितना भी मैंने डिटरमिनेंट का आपका स्किप करवाया है, मतलब डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, वो सारे क्वेश्चन में आपको क्या करूंगा, अगर उसमें कोई डाउट बनता है आपका तो आप कमेंट करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैसेज कर क्योंकि कल वाला क्वेश्चन मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि बच्चे का मुझे मैसेज आया था, इसलिए मैंने उसको आज उठा लिया। तो आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, तो पूछिएगा कि सर इसमें क्या मतलब ये वाला मुझे नहीं आया, और नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको ऐड करके चलूंगा। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मतलब मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए खैर यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, C1 को चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने इन तीनों कॉलम को क्या किया, ऐड किया। जब मैं इन तीनों कॉलम को ऐड करूंगा 4 4 4 कितना हो गया, 12 प्लस एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे 12 प्लस एक्स, इन तीनों को ऐड किया 12 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 माइनस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 माइनस एक्स, और इक्वल में कितना है, 0। क्लियर है, ये आपका पूरा कॉमन आ गया, कितना, 12 प्लस एक्स। चलिए यहाँ पे 1 1 1, 12 प्लस एक्स, 4 माइनस सॉरी 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 माइनस एक्स, इक्वल में कितना है, 0। चलिए अब तो बड़ा अच्छा सा लगने लगा क्वेश्चन को देख के। अच्छा मतलब आराम में जीरो बन सकते हैं, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस R1, इक्वल में 0 आपका है। R2 से R1 सब्ट्रैक्ट, 1 से 1 गया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -2x, यहाँ पे 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 0, माइनस का 2x, 1 4 प्लस का x और 4 प्लस का x। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा इसके लिए बड़ा सिंपल सा खेल है, डायगोनल के नीचे सब कुछ क्या है, 0,
ये वाला मेथड तो आपको रट गया होगा कि डायगोनल के ऊपर या नीचे जीरो मिल जाता है, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना है, 12 प्लस एक्स, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x² बराबर कितना हो गया, 0। चलिए इसके बाद अब देखो, अगर मैं 12 प्लस एक्स को जीरो करता हूँ तो एक्स की वैल्यू -12 आएगी, और 4x² को जीरो करता हूँ तो x की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 20 को मैं अगली वीडियो में ऐड करके रखूंगा, देखता हूँ कितना टाइम है मेरे पास। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है, चलिए सी सॉल्व लीजिए, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। A1 A2 A3 अप टू A7 AR एक कोई गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है आपका, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो जो AR है वो देखो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया जाए, जो A1 है वो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है, और AR इसका आरवा पद है। कौन सा पद है, आरवा पद। थोड़ा सा हम जीपी को समझ लेते हैं। पहले तो मैंने लेट कर लिया कि जीपी में पहला पद हमने मान लिया कैपिटल ए, और अनुपात मान लिया मैंने कैपिटल आर। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी, तो गुणोत्तर श्रेणी का मैंने पहला पद माना कैपिटल ए, अनुपात माना कैपिटल आर है। गुणोत्तर श्रेणी का अगर पहला पद और अनुपात आपके पास है तो इसके nवें पद का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। nवें पद को हम लोग ए एन भी बोल सकते हैं, टी एन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, nवां पद। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मुझे 20वां पद चाहिए होता तो मैं लिखता ए आर की पावर 20-1। मान लो मुझे क्या कौन सा पद, एक्सवां पद चाहिए तो क्या लिखूंगा, ए आर की पावर x-1। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का थोड़ा सा यूज है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या पर्याप्त यूज है। तो गुणोत्तर श्रेणी से लगेगा, जो गुणोत्तर श्रेणी का अगर पहला पद ए है, इस अनुपात को बोला जाता है सार्व अनुपात। कितना है, आर है। सार्व अनुपात का मतलब होता है कि दूसरे वाले पद में पहले वाले का डिवाइड किया जाता है। जो अनुपात बनता है उसे बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। ठीक है, तो अनुपात मैंने क्या माना, आर माना। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। अब इसी फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, इन सारे सभी की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है ए आर प्लस वन का, तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर r+1 - 1 से 1 कैंसिल, तो ए आर की पावर आर हो जाएगा। ए आर की पावर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए आर की पावर आर। यहाँ पे जैसे मुझे ए r+5 निकालना है तो क्या बोलोगे, ए आर की पावर r+5 - 1। तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा, r+4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर r+4। यहाँ पे हो जाएगा ए आर की पावर r+8। यहाँ पे ए आर की पावर r+6। यहाँ पे ए आर की पावर r+10। यहाँ पे ए आर की पावर r+14। यहाँ पे ए आर की पावर, किसकी पावर, आर की पावर r+10। यहाँ पे ए आर की पावर r+16, और यहाँ पे 21 है, तो ए आर की पावर r+20। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में एन की प्लेस पर r+1 रखा तो ए r+1 आ गया, एन की प्लेस पर r+5 रखा तो ए r+5 आ गया, एन की प्लेस पर r+9 रखा तो ए r+9 आ गया। तो जो कुछ भी है वो इस फॉर्मूले से है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी निकल के आया है वो इस फॉर्मूले से निकल के आया। ये जीपी का nth टर्म होता है। ठीक है, जिसका पहला पद मैंने ए, अनुपात मैंने क्या माना, आर माना है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, तो सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दी। थोड़ा सा जीपी का यूज है, जीपी का पहला पद ए है, अनुपात आर है, उस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है ए आर की पावर n-1। अगर नीचे n लगा है तो ये nवां पद है, और नीचे r+1 लगा है तो ये r+1वां पद है। ऐसी r+5 है, ऐसी r+9, तो बस थोड़ा सिमिलर समझ लो, जैसे यहाँ पे r+
एन था तो उससे कम आया, यहाँ r+1 है तो उससे कम आया, यहाँ r+5 है तो उससे कम आया। तो वैसे सिमिलर तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब सारे के सारे निकाल के तो दिखाएंगे नहीं, तो इतना कॉमन सेंस है। जैसे मान लीजिए वाला है ए r+21, तो क्या लिखोगे इसको, ए आर की पावर r+21 -1, तो ए आर की पावर r+20 हो जाएगा। वही आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करें इसको। देखो यहाँ पे इतना तो पता ही होगा, मल्टीपल में पावर ऐड होती है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन का खेल है। इस वाले कॉलम से मैंने कॉमन कितना ले लिया, ए, और आर की पावर आर कॉमन ले लिया। तो ठीक है, तो अंदर कितना बचा आपका, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, ए आर की पावर आर चला गया, आर की पावर 6 बचा, यहाँ आर की पावर 10 बचा। ठीक है, यहाँ से भी फिर मैंने क्या किया, ए आर की पावर आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आर की पावर 4 बचा, यहाँ आर की पावर 10 बचा, और यहाँ आर की पावर 16 बचा। ठीक है, यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया कितना, ए आर की पावर आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आर की पावर 8 बचा, यहाँ आर की पावर 14 बचा, और यहाँ पे आर की पावर 20 बचा। क्योंकि आपको पता है मल्टीपल में पावर ऐड होती है। जैसे इसका प्रोडक्ट अगर यहाँ करोगे तो ये सारी पावर ऐड होके यही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, जैसे ए आर की पावर आर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा। ए आर की पावर r+6 था, ए आर की पावर r+6 था, मैंने उसे लिखा ए आर की पावर आर और आर की पावर 6, क्योंकि मल्टीपल पावर ऐड होती है। तो जी मैंने कॉमन ले लिया, तो जी आर की पावर 6 बचा, नहीं बचा। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो यही तो बनेगा आपका, क्योंकि मल्टीपल पावर ऐड होती है। चलिए लिखते हैं आगे। आगे जब बढ़ेंगे आप लोग तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर दो, तो ए यहाँ ए क्यू हो जाएगा, आर 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 की पावर 3 आर हो जाएगा। यहाँ से फिर से कॉमन ले लिया मैंने आर की पावर 4, आर की पावर 4। ठीक है, और आर की पावर 4 कॉमन आ रहा है क्या, एक काम करिए, यहाँ से ले लो आर की पावर 6 कॉमन। चलिए यहाँ से, इस वाली रो से, तो पहला जो कितना 1, आर की पावर 4, आर की पावर 8, यहाँ से 1, यहाँ पे कितना बचेगा, आर की पावर, यहाँ पर ने कितना कॉमन लिया 6, तो 4 बचा, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 8 बचा, यहाँ पे आर की पावर 10, आर की पावर 16, आर की पावर 20। मैंने क्या किया, इस वाले से मैंने इस पूरे से कॉमन क्या ले लिया, आर की पावर 6। अब देखा जाए जे वाला रो और जे वाला रो कैसा है, सेम है। और दो रो या दो कॉलम अगर समान है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इसकी तो वैल्यू 0 है, और 0 में आप किसी का भी प्रोडक्ट करेंगे फाइनली आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा जीपी का यूज है, गुणोत्तर श्रेणी का। बस इतना याद रखना, जैसे गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद ये है, सार अनुपात कितना है, आर है, तो इसका एनवा पद होता है ए आर की पावर n-1। यहाँ पे एन पद को उन्होंने ए एन बोला है। ठीक है, तो इसी का यूज है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद दो रो या दो कॉलम अगर समान है तो 0 हो गया आपका। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, तो आप लोग यहाँ तक करेंगे। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में उसको मतलब नो डाउट क्लियर करूंगा। जो नहीं बनेगा आप लोग मुझे बोल सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।